हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद आया, किस तरह से सारे लोग को अधिकार मिला। आइए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मीन्स ए फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड लव फॉर वन नेशन। यानी कि यहाँ पे एक यूनिटी को दर्शाता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक यूनिटी को दिखाता है, और लव फॉर ए नेशन यानी कि प्यार जो है एक नेशन के लिए दिखाता है। वेयर पीपल बिलीव दे बिलोंग टू सेम कंट्री बिकॉज ऑफ शेयरिंग हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। वो बिलीव करते हैं कि वो सारे एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे काफ़ी हिस्टोरी थिंग्स दिखाता है, जैसे पिक्चर हो गया, सॉन्ग्स हो गया, पोइट्रीज हो गया। कल्चर को दिखाते हैं, लैंग्वेज को दिखाते हैं एंड ट्रेडिशन को दिखाते हैं। In the 19th century, this feeling became very strong in Europe and led to the formation of nation state। और यही फीलिंग जो है 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और स्ट्रांग हो गया यूरोपियन लोग वासियों में, यानी कि पीपल हु लिव इन यूरोप। और यही एक कारण हो गया फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी नेशन स्टेट बनने का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यूरोप बिफोर नेशनलिज्म, यानी कि यूरोप नेशनलिज्म से पहले कैसा था। बिफोर the 18th century, Europe was divided into many small kingdom, duchies and empires। यानी कि 18th सेंचुरी से पहले यूरोप काफ़ी सारे स्मॉल किंगडम में डिवाइडेड हो गए थे। पीपल डिड नॉट थिंक देमसेल्फ एज ए फ्रांस जर्मन और इटालियन। यानी कि पीपल ये सोचते ही नहीं थे कि हम जर्मन जर्मन है या इटालियन है या फ्रेंच। लॉयल्टी वाज टुवर्ड द मोनार्क or the crutch। Example, German Italy was not unified country। Australia Hungary had many different ethnic group। यानी कि जर्मन एंड इटली यूनिफाइड उस वक्त नहीं हुए थे। ऑस्ट्रेलिया हंगरी हैड मैनी डिफरेंट एथनिक ग्रुप, यानी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप हो गए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, बर्थ ऑफ नेशन। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद किस तरह से नेशनलिज्म का बर्थ हुआ, ये देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्लेड ए बिगेस्ट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक नेशनलिज्म का फीलिंग सारे कंट्रीज़ में बढ़ गया। सारे कंट्री एक नेशन कंट्री बनना चाहते थे। तो उसी आइडिया को यहाँ पे यूरोप में फॉलो किया। तो की आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किया कुछ आइडियाज़, जैसे कि लिबर्टी को इंट्रोड्यूस किया, इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया एंड फेडरलिटी को इंट्रोड्यूस किया। इंपॉर्टेंट चेंजेस कुछ देखने को मिले, जैसे कि मोनार्की वाज एबोलिश, यानी मोनार्की को हटाने के बाद किया। पावर शिफ्टेड टू द पीपल, यानी पावर को पीपल के हाथ में दे दिया गया। पीपल बिकम सिटीजन नॉट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आदमी को एक सिटीजन की तरह ट्रीट करने लगा, ना ये नहीं कि उसके सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। द आइडिया ऑफ नेशन वाज बॉर्न, यानी कि यहाँ से एक आइडिया नेशनलिज्म का बॉर्न हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का क्या क्या सिंबल यूरोप में देखने को मिला था। तो ट्राइकलर फ्लैग, नेशनलिज्म एंथम, नेशनल एंथम हो गया था। यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए बराबर लॉ। फ्रेंच लैंग्वेज प्रमोटेड, फ्रेंच लैंग्वेज को आगे बढ़ाया गया था। ई स्टेट सिस्टम एबॉलिश, यानी ई स्टेट सिस्टम को हटा दिया गया था। दिस आइडिया स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप थ्रू फ्रेंच आर्मीज। ये आइडिया सारे फ्रेंच आर्मीज के थ्रू यूरोप में आ गए। यूरोप में कई पार्ट थे, तो सारे पार्ट में ये आइडिया को स्प्रेड कर रहा। नेक्स्ट टॉपिक आता है द नेपोलियंस कोड 1804। यानी नेपोलियन ने एक कोड इंट्रोड्यूस किया था 1804 में। तो आइए वो देखते हैं। इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन बोनापार्ट। फीचर्स, तो इसका फीचर्स ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सबको इक्वालिटी दिया गया लॉ से पहले। एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था, हस्का दिया गया था। राइट ऑफ पॉवर्टी, यानी प्रॉपर्टी का सबको राइट दिया गया था। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया था। इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला, हेल्प्ड स्प्रेड नेशनलिज्म, ये बहुत सारा मदद किया नेशनलिज्म के फीलिंग को स्प्रेड करने में। लेकिन कुछ यहाँ पे गलतियाँ भी देखने को मिली, जैसे कि सम पीपल डिसलाइक हाई टैक्सेस एंड सेंसरशिप। यानी कि यहाँ पे डिसलाइक हाई टैक्सेस, यानी हाई टैक्सेस को वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और इसे लाइक भी नहीं कर रहे थे। और सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि सारा पावर जो होगा ये एक आदमी के हाथ में होगा, तो ये इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा।
तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का द कांग्रेस ऑफ वेना 1815, यानी कि वेना जो है एक समिट हुआ था 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद। आफ्टर नेपोलियन डिफेट यूरोपियन पावर मीट इन वेना, यानी सारे पावर जो था यूरोप का वो मीटिंग हुआ वेना में जब, तो वहाँ डिस्कशन किया गया किसको क्या क्या दिया जाएगा। तो वेना का मेन मोटिव था रिस्टोर्ड ओल्ड मोनार्की, यानी पुराने मोनार्की सिस्टम को लाने का। सप्रेस नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म का जो जो भी सपोर्ट कर रहे थे उसे सप्रेस करने का। एंड की आइडियाज ये देखा गया कि फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, यानी काफ़ी सारे टेरिटरीज जो है फ्रांस नेशनलिज्म का फीलिंग मतलब नेशनलिज्म फॉलो जिस वक्त कर रहे थे, काफ़ी सारे टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लिया था, तो वो सारे टेरिटरीज वापस ले लिया गया। मोनार्की रिस्टोर्ड, मोनार्की को रिस्टोर कर लिया गया। बैलेंस ऑफ पावर रीस्टेब्लिश, यानी जितना भी पावर था सबसे वापस लेके मोनार्की सिस्टम को ये फॉलो करने लगे। सारे बैलेंस पावर रीस्टेब्लिश हो गया, यानी सारे अलग अलग आदमियों को पावर दे दिया गया। रिजल्ट में ये देखने को मिला नेशनलिज्म वाज सप्रेस्ड, यानी नेशनलिज्म का जो भी फॉलो कर रहे थे नेशनलिज्म आइडियाज़ को सबको सप्रेस्ड किया गया, बट नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी उसे सप्रेस तो किया गया लेकिन नेशनलिज्म के आइडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, वो लोग ख़त्म नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का राइज ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो लिबरलिज्म, व्हाट इज़ लिबरलिज्म है, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के लिए फ्रीडम होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो ये सब लिबरलिज्म का मतलब है। लेकिन ये सब वहाँ पे नहीं देखा जा रहा था, वहाँ देखा जा रहा था कि वोटिंग राइट्स ओनली फॉर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी है और मैन ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। वुमेन वेयर एग्जीक्यूट, यानी कि एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि वुमेन को वहाँ पे एग्जीक्यूट दिया किया जा रहा था, यानी कि सप्रेस्ड किया जा रहा था, उसे आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हम लोग का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो किस तरह से यूनिफिकेशन जर्मनी में हुआ ये देखते हैं। बिफोर 1871 जर्मन हैड 39 स्टेट्स, यानी जर्मन के पास 39 स्टेट थे। रोल ऑफ, इसे क्या कहते हैं यूनिफिकेशन करने में जो मेन रोल रहा वो ओटोमन बिस्मार्क का रहा, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया थे। मेथड ये था यूनिफिकेशन के पहले वार हुआ डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के साथ, जिसका रिजल्ट ये निकला, आउटकम ये निकला कि जर्मनी यूनिफाइड हो गया इन 1871 में, यानी कि ये लोग वार जीत गए। और केसर विलियम फर्स्ट क्रॉन इन वर्साइलेस, यानी केसर विलियम फर्स्ट को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया जर्मनी का। तो नेक्स्ट है हम लोग का यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली किस तरह से यूनिफाइड हुआ ये देखते हैं। इटली वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट, इटली जो है पहले काफ़ी सारे स्टेट में बटे हुए थे। इंपॉर्टेंट लीडर्स, यानी किस किस लीडर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा यूनिफिकेशन करने में जर्मन इटली का, तो ये देखते हैं। तो पहला लीडर है गुसिपी मैज़िनी, जो कि एक आइडियोलॉजिस्ट थे। कोर्ट केवर था, जो कि डिप्लोमेसी थे। गुसिपी ग्रिवाल्डी थे, जो कि मिलिट्री एक्शन संभाल रहे थे। एंड रिजल्ट ये देखने को मिला कि इटली यूनिफाइड हो गए इन 1861। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का रोल ऑफ कल्चर इन नेशनलिज्म। तो कल्चर का किस तरह रोल रहा नेशनलिज्म को लाने के लिए। तो पहला है कल्चर हेल्प स्प्रेड नेशनलिज्म थ्रू, यानी कि कल्चर का इस तरह से मदद रहा नेशनलिज्म का आइडिया को स्प्रेड करने में कि वो लोग आर्ट के थ्रू अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाते थे। म्यूज़िक के थ्रू बताते कि हम लोग का ये धर्म है, ये कल्चर है। पोएट्री सुना करके, फोक ट्रेडिशनल दिखा करके। एंड सम और फॉर एग्जांपल है रोमांटिज्म प्रमोट नेशनलिज्म फीलिंग। तो यहाँ रोमांटिज्म का मतलब आप गलत नहीं समझिएगा, यहाँ पे एक रोमांटिज्म आई थिंक कुछ सॉन्ग करके आता था, तो इसे प्रमोट करने के बाद नेशनलिज्म का फीलिंग काफ़ी जगह फोक सॉन्ग है एंड डांस है, ये सब दिखा करके नेशनलिज्म का फीलिंग को काफ़ी बढ़ावा दिए यूरोप वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का द नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन किस तरह से नेशन स्टेट बने। तो ब्रिटेन वाज फॉर्म थ्रू, ब्रिटेन किस तरह से नेशन स्टेट बने वो देखते हैं। तो वे बने थे इंग्लैंड की मदद से, स्कॉटलैंड की मदद से, वेल्स की मदद से एंड आयरलैंड की मदद से। तो की फीचर्स इसका ये बताता है इंग्लिश कल्चर डोमिनेटेड, यानी कि जब ये बन गए तो इंग्लिश कल्चर जो है यहाँ पे डोमिनेट करने लगे। ब्रिटेन फ्लैग को ला दिया गया, यूनियन जैक जो कि ब्लैक फ्लैग का नाम है। एंड सेपरेशन ऑफ आयरिश कल्चर, यानी कि दो कल्चर मिल के बने थे, एक इंग्लैंड इंग्लिश कल्चर एंड एक आयरिश कल्चर। तो कुछ दिन बाद ये देखने को मिला कि इंग्लिश कल्चर जो वो है वो डोमिनेट करने लगे एंड आयरिश कल्चर वाले को सप्रेस करने लगे, और इसी तरह से
ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन गए उसे सप्रेस्ट करके आयरिश वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेशनलिज्म इन बाल्कन्स, और लास्ट टॉपिक भी है हम लोग का। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे नेशनलिज्म बाल्कन्स हुआ। तो बाल्कन हैड मैनी एथनिक ग्रुप, यानी बाल्कन्स रीजन जो था वो काफ़ी एथनिक ग्रुप मिल करके बने थे। ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल द रीजन, यानी फुल रीजन जो था वो सब पे कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का। फुल जितना भी बाल्कन्स रीजन में ग्रुप आते थे सब पे कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का। राइज ऑफ नेशनलिज्म कॉज्ड कन्फ्लिक्ट, यानी जब नेशनलिज्म का फीलिंग सब में जगा तो ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। सब स्टेट एक अपना नेशन स्टेट बनना चाह रहे थे, तो यही एक डिबेट और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। एंड दिस बिकेम मेजर रीज़न फॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और यही एक रीज़न था जो कि सब आपस में ही लड़ना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब नेशन स्टेट बनने लगे तो ये सब सोच रहा था कि मेरा एरिया ज़्यादा हो, दूसरे स्टेट का एरिया कैप्चर करने लगे, तो इसी में लड़ाई स्टार्ट हो गया। और यही मेन रीजंस है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने का। तो चैप्टर हम लोग का बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं मेंशन की गई है क्योंकि ये एक रैपिड रिवीजन है, और सारा चीज़ अगर हम मेंशन करेंगे तो ये फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी कर पाना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का काफ़ी नज़दीक है। तो आप एक बार अ, अपना नोट्स देखिएगा और फिर इसे लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।